और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में तमाम मात खा गई और उसको लेकर एक बड़ा वोट बैंक उसके हाथ से छिटक गया, जिससे केंद्र की मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत से वंचित होना पड़ा। क्या रहा उसका कारण, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी पड़ताल कर रही है और उसमें जो निकल के आया है, दलित समाज आखिरकार क्यों छिटका, ओबीसी वोट बैंक क्यों छिटका, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आज बीएल संतोष जो बीजेपी के संगठन महासचिव हैं, उनकी अगुवाई में 2 दिन से बैठक चल रही थी, जिसके क्या नतीजे निकल के आए, इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पीके दीक्षित साहब हैं, बीजेपी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीके दीक्षित जी। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान प्रकाश जी। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पीके दीक्षित साहब आपके पास से आना चाहूंगा, आपका आवाज आ रही है जी? पीके दीक्षित जी, 2 दिन से बैठक चल रही थी, संगठन महासचिव आपके आए, तमाम नेताओं से मिले पार्टी के, क्या कुछ निकल के आया है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है ये सतत काम करने वाली। जी बोलिए। जो भारतीय जनता पार्टी है ये एक ऐसी पार्टी है जो वर्ष में 365 दिन राजनीतिक और अपने कामों के लिए रहती है। वो किसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय की चिंता में उपलब्ध रहती है। तो इसलिए जो ये बैठकें हैं, ये इसी बैठकें की निरंतर चलने वाली बैठकें हैं। ये बात सही है कि इस बार जो कुछ कम वोट मिले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार झूठ बोला गया, समाजवादी पार्टी द्वारा झूठ बोला गया, एक लोकतंत्र खत्म करने की बात की गई, संविधान को खत्म करने की बात की गई। इस प्रकार के झूठ अफवाहें फैलाकर जो इन्होंने किया है, और राम मंदिर पर ये लोग कहते हैं राम अयोध्या के राजा, ये इस प्रकार से हिंदू पर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं के आस्थाओं पर ये लगातार हमला करते हैं। हिंदू आस्था पर हमला करने के कारण, लोगों के नासमझी के कारण जो इन्होंने हवाएं उड़ाई, जो झूठ बोले कि 8,500 रुपए महीने 1 जुलाई से लोगों के खातों में जाएंगे, तो वो जाने का काम तो हुआ नहीं। लोगों के मन से वो साफ हो गया कि शायद ये लगातार बोलने वाली पार्टियां फिर से एक बार झूठ अपने आप को लेकर ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अग्रिम जो 10 चुनाव होने वाले हैं, उसमें मुझे लगता है कि 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी, कोई शंका की बात। ठीक है, तो पीके दीक्षित साहब, ऐसा क्या करने वाले आप लोग जो वोट बैंक आपसे चला गया था वापस लौट के आ जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लोगों के प्रति लगातार चिंतन करती रहती है, लगातार उनके देश के प्रति चिंता करती रहती है। आप देखिए कि जरा वोटें कम हुई, कुछ 30 सीट कम हुई, और उसपे लगातार कश्मीर पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया जा रहा है, लगातार उनके द्वारा किए जा रहे हैं। वास्तव में कांग्रेस इस पर नहीं बोलती है, समाजवादी पार्टी इस पर नहीं बोलती है, केवल अपने वोट बैंक के कारण इन विषयों को वो से डरते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है, भारत सरकार में सबसे छोटे से जवान से आप पूछ सकते हैं कि उनको फ्री सीट है कि अगर कोई पाकिस्तान से फायरिंग करेगा तो इधर उनके उत्तर में फायरिंग की किसी प्रकार की कोई वो नहीं लगाई गई है कि आप वहां से फायर हुआ तो इनका फायर खुलेगा। इस प्रकार से भारत के प्रति चिंता करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। अरे मैं पूछ रहा हूँ दीक्षित जी, मैं पूछ रहा हूँ कि जो मीटिंग में डिस्कस हुआ है, आप ही कौन से ऐसे काम उठा करने वाले हैं आप लोग जिससे खोया जो विश्वास है वो लौट के आ पाए? आप तो विपक्ष में हमला करने लग गए। भारतीय जनता पार्टी कोई काम भारतीय जनता पार्टी को केवल दूसरी पार्टियों के झूठ बताने की जरूरत है कि वो महिलाओं को 1 लाख रुपए दे रहे थे,
महिलाओं को 8,500 रुपए माह 1 जुलाई से देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि संविधान खत्म हो जाएगा, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र का खतरा है, उन्होंने कहा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। उनको सबको समझ में आ गया। जो जन इस तरह के झूठे वादों में, झूठे लोक लुभावने वादों में पढ़कर वोट देते हैं, उनको मालूम हो गया कि ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, ये केवल झूठ और प्रपंच था। ये निकल जाने के कारण आज की तारीख में आपके सामने अभी आ जाएगा। जैसे ही चुनाव होगा आप सामने देखिएगा कि किस प्रकार से वोट डालने को लोग, जो अभी अब की बार गर्मी के कारण या किन्हीं अन्य कारणों जो लोग नहीं निकल पाए थे, वो अब की बार कितने तगड़े निकलेंगे आप देखिएगा। ठीक है, जैसे पिछली बार दूसरे संप्रदाय। ठीक है दीक्षित जी, आपकी बात आ गई है। ठीक है, एक कमेंट सबसे लेके आगे बढ़ता हूं, दोबारा फिर लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार कामयाबी हासिल की, लेकिन बीजेपी कहती है आप लोगों ने बरगलाया है दलित समाज को, ओबीसी समाज को, बहुत सारे ऐसे झूठे नैरेटिव पेश किए संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर। अब उस नैरेटिव को खत्म करने के लिए और खोया वोट बैंक वापस पाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। 2 दिन से बैठक चल रही थी, इनके संगठन महासचिव आए, सब दलित नेताओं से बात की है और बहुत सारे नए कदमों पर ये काम करने जा रहे हैं। आपको शायद पता भी होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आपको, प्राइवेट सेक्टर में दलित समाज को रिजर्वेशन देने की तैयारी चल रही है। यह एक बहुत बड़ा मूव होगा जो पहले यूपी में लागू होगा, उसके बाद पूरे देश के स्तर पर भी बीजेपी लागू कर सकती है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि संविधान का और आरक्षण का नैरेटिव है, ये उसकी सियासत को खतरे में डाल सकता है। क्या कहिएगा इस पे आप? धन्यवाद नवीन जी। सबसे पहले तो एक बात का खंडन कि जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन ने लोगों को गुमराह किया है, सच्चाई ये है कि लोग अब जागरूक हो गए। जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी लगातार गुमराह कर रही थी, जो 10 सालों से लोगों को 15 लाख रुपए देने का वादा कर रहे थे, जो किसानों की आय को दोगुना करने की बात कर रहे थे, जो बनारस को क्यूटो बनाने की बात कर रहे थे, जो कम कर रहे थे, जो 35 रुपए में डीजल और पेट्रोल देने की बात कर रहे थे, जो 300 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रहे थे, इनसे लोग जागरूक हो गए हैं। अब देश की जनता गुमराह नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग जागरूक हुए हैं, जिसका नतीजा ये परिणाम में तब्दील हुआ है। और आने वाले समय में इस जागरूकता अभियान को और तेजी से चलाया जाएगा, जो आने वाले चुनाव में इनको उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेगा। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से अगली 2027 की सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार नफरत, झूठ और हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं, और ये बात सच है। जो हम लोगों ने कहा वो आज भी सदन के अंदर हो रहा है। विपक्ष की आवाज दबाने का काम हो रहा है, उनके सदन से शब्द काटे जा रहे हैं, और जिस तरीके से बात को दूसरे तरीके से घुमाई जा रही और हिंसा फैलाई जा रही, पूरे देश में दंगे की तैयारी की जा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही हथियार है। जब वो अपने अभियान में अब चुप 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 आपकी बात सुन लीजिए, पीके दीक्षित साहब सुन लीजिए, मौका दूंगा बोलने का। विपक्ष बोलेगा, ये बीच में 5वां पैर डाल देंगे, ये गुंडे हैं, ये मवाली हैं, ये अहंकारी हैं। और यही बात निकल करके आज समीक्षा में आई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अहंकार आ गया था और कार्यकर्ता हताश हो गया था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हो और चाहे प्रवक्ता हो, ये सब अहंकारी हैं। ये विपक्ष और दूसरे लोगों की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं। ये लगातार हमलावर होते हैं, अभद्र भाषा बोलते हैं, और इनका जो वास्तविक कार्यकर्ता था, जो भावनाओं में बह के जुड़ गया था। पीके दीक्षित साहब सुन लीजिए, दीक्षित साहब सुन लीजिए, आपकी बारी, मौका दूंगा। दीक्षित जी इस तरह शो नहीं चल पाएगा। दीक्षित जी इस शो में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, आप शांत रहिए, आपकी बारी बोलने का मौका दूंगा आपको पूरा। ठीक है, सुन लीजिए पहले पूरी बात। नवीन जी बोलिए डॉक्टर साहब। नवीन जी, पहले राउंड में कमेंट, ये पहले राउंड में बोले, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। अब इनको क्या कहा जाए? अहंकारी नहीं है,
ये घमंडी नहीं वो है। पहली बार आए हैं, उनको ये पता नहीं है, घमंडी शो का नहीं है। थोड़ा सा फॉर्मेट पता नहीं है, उनको लगा लड़ाई झगड़ा वाला शो होगा, झगड़ा कराते होंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पर सबकी बात रखी जाएगी। दीजिए, अभी पहले राउंड की डिबेट में पूरी बात आज आई जाती है। दीक्षित साहब, अभी मौका मिलेगा आपको, दीक्षित जी, पूरा मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा। नवीन दीक्षित बलात्कारियों के प्रवक्ता बन के बैठे हो, भ्रष्टाचारियों के प्रवक्ता बन के बैठे हो, डॉक्टर साहब निजी टिप्पणी मत करिए, डॉक्टर साहब निजी टिप्पणियों से बचिए, आप अपनी पार्टी के बारे में बात करिए। तुम्हारी आवाज को इस तरीके से नहीं पढ़ने दिया जाएगा, ये विपक्ष की आवाज को दबा नहीं पाओगे। दीक्षित साहब, अभी मौका दूंगा आपको। दीक्षित जी सुन लीजिए, बात करते सुन लीजिए। डॉक्टर साहब बोलिए, बोलिए। तो मैं वही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 10 साल से लोगों को गुमराह कर रही थी और झूठे आश्वासन पे जिंदा रखी थी, अब देश की जनता जागरूक हो गई है। अब इनके झूठे आश्वासन पर नहीं आने जा रही है। उसको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, और लगातार जो पेपर लीक के माध्यम से 10 सालों में 70 बार जो परीक्षा के पेपर लीक हुए, किसी को कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसका जवाब मांग रही है। और संविधान बचाने की निश्चित रूप से जो बात विपक्ष तब तक कहता रहा, आज भी अगर आज ये सच बात है कि ये बहुत मजबूत होते, पूर्ण बहुमत में आ गए होते, तो अब तक पूरा संविधान ये बदलने का सदन में पहला प्रस्ताव संविधान बदलने का था। लेकिन ये देश की जागरूक जनता है जिसके हाथ से ये अधिकार छीन लिया। ठीक है, डॉक्टर साहब की बात आ गई है। ठीक है दीक्षित साहब, अपनी बात बोलिए, 1 मिनट में बोल लीजिए, वो बोलना चाहते बोलिए। ठीक है दीक्षित चलो। नहीं बेटा, तुम्हारे जैसे जेल में पड़े रहते हैं, चिंता मत करो तुम। निजी टिप्पणियों से बचिए ना, अपनी पार्टी की बात करिए। दीक्षित जी बोलिए, पार्टी की बात करिए। अभी आपको कुछ बोलना है दीक्षित साहब? नहीं बोलना, ठीक है। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार वापसी की कोशिश करे उत्तर प्रदेश में और बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करने जा रही है, दलित समाज का वोट बैंक वापस पाने के लिए आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में देने की तैयारी है, क्या कहिएगा? भारतीय जनता पार्टी जो आपने बताया कि चिंतन शिविर हो रहा है, इनको प्रायश्चित चिंतन शिविर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जितना बड़ा पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अयोध्या में श्री राम मंदिर जी के नाम पर बिना मुहूर्त के, बिना शंकराचार्यों की सहमति के, बिना वेद पुराण की परंपराओं का निर्वहन करते हुए, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता में आने के लिए आनंद फानंद में श्री राम मंदिर जी में श्री राम विग्रह प्रतिष्ठा कराया गया है। 50 साल में आपको बनवा देना चाहिए, क्यों नहीं बनवाया आपने? राजनीतिक थोड़ा प्रोसेस भी रखा करिए। आप लोकतंत्र में ये सबको, देश को पता चल गया है कि आप जो बोल रहे हैं ये आपकी पार्टी की तानाशाही का सिंबल है। आप, ये आपसे कोई शिकायत नहीं है, भाजपा तानाशाही पे है ही, तो आप तो किसी को बोलने नहीं देंगे। इसलिए नहीं बोलने देंगे कि आप सुनने के आदि हैं ही नहीं। सुन लीजिए दीक्षित साहब, मैंने मौका दिया था आपको, तब बोले नहीं आप। मोदी जी भी किसी के नहीं सुन रहे हैं। इतने कम बहुमत में भाजपा आज खड़ी है, प्रायश्चित करने की जगह आप लोग चाहे यहाँ हो डिबेट पे, चाहे आप संसद में हो, कहीं भी आपका ये असफल प्रयास है कि आप किसी को बोलने नहीं देंगे। और इसलिए जनता ने इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी बोलती बंद कर दी। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा आपकी तानाशाही को, आपके दुराभिमान, आपके अधिक बोलने को उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी जवाब दिया है। ईवीएम ने तो सिखाया होगा कुछ कि ज्ञान प्रकाश जी वो कह रहे हैं आप झूठ फैलाते हैं। ज्ञान प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है आपने सारे झूठे प्रचार किए, झूठे दावे किए, इसलिए वो हारे हैं। मैं इसका ही जवाब दे रहा हूँ। ना तो इंडिया गठबंधन ने कोई झूठा प्रचार किया, ना कोई झूठा वादा किया। जो इन्होंने कर्म किया उसको प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने देखा। श्री राम मंदिर निर्माण जो आपने कराया अभी प्रथम तल का, कितने दिन हुआ? छत टपक रही है ना गर्भगृह के सामने। रामपथ मार्ग जो है वो धंस गया ना, उसमें पानी का रिसाव हो रहा है। तुम कोई काम नहीं करो, नहीं तुम्हारा काम कहाँ किया तुमने? कोई काम किया है? आपने करोड़ों अरबों रुपए चंदा लेकर के श्री राम तीर्थ ट्रस्ट बना करके उसमें भाजपा के लोगों को बैग गले से रख करके
एक रिटायर्ड आईएएस को सारी जिम्मेदारी सौंप करके सारा भ्रष्टाचार तो आप वहां अयोध्या में किए। और इसीलिए जब आपने अयोध्या में सीता रसोई ढहा दी, धर्मशाले गिरा दिए, गरीबों के आशियाने उजाड़े, छोटी छोटी दुकानें खत्म की, तब आपको भगवान श्री राम का पाप भोगना पड़ा। और ये साबित किया अयोध्या की जनता ने कि आप राम के पुजारी नहीं हैं, आप श्री राम के व्यापारी। अयोध्या सीट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। आप बनारस की जनता ने ठीक किया है, बनारस की जनता ने भी ठीक किया। एक अभिमानी प्रधानमंत्री को 1.5 लाख मतों पे लाके खड़ा किया लीड में। 5 बार आपने काउंटिंग बंद कराई, आईएएस के 5 बार आपने बनारस के होने वाले किसी तरीके से घिसते घसीटते मोदी जी बनारस से पार हुए। रायबरेली में 3.9 लाख से राहुल गांधी की लीड हो रही है। अयोध्या में सपा की जीत हो रही है। ज्ञान प्रकाश अभी समझ में नहीं आ रहा। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, क्या कांग्रेस छोड़ दिया? अमेठी से हरा दिया था स्मृति ईरानी ने। क्या भाग गए राहुल गांधी? वायनाड गए थे, जहाँ केवल मुस्लिमों के बल पर जीत रहे हैं। वायनाड गए हैं, रायबरेली भी जीत गए हैं, अमेठी भी जीत गए हैं। और श्री राम जहाँ से गए, जहाँ तक गए वहाँ इंडिया गठबंधन जीत गया। आप सुनिए दीक्षित जी, खैर से जाएंगे। ये आपका ये मानसिक संतुलन खराब है। आपको जो इतनी बुरी हार मिली है, आप सदमे में हैं, आप मानसिक अवसाद में हैं। आपके दुख दर्द को हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन असली मुद्दों पर आइए। अभी बात हो रही है कि हमने गुमराह किया। हमने गुमराह नहीं, हमने प्रदेश की जनता को जागरूक किया। हमने आपके छल को समझाया, आपके छद्म को समझाया। हमने समझाया कि किस तरीके से आप आस्था के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, और उसे प्रदेश की जनता ने समझा। भाजपा का सीट परसेंट घटा, यूपी में भी घट गया, वोट परसेंट भी आप पीछे चले गए। तो आपने तो झूठ बोला। अभी जैसा वो कह रहे थे हमारे एक साथी, 15 लाख कहाँ है? आपको मिल गया होगा दीक्षित जी। 15 लाख कहाँ गई? 2 करोड़ नौकरी साल भर में आपकी। नौजवान आज सड़क पर खड़ा हुआ है, किसान आत्महत्या कर रहा है, आपके 12 पुल एक हजारा कर गिर जा रहे हैं एनडीए गवर्नमेंट में। आपने अभी बात वही लंबी चौड़ी किया, आतंकवाद की कश्मीर। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, आपकी बात आ गई है। फिर एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद राज दरबार में फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पे भारतीय जनता पार्टी की बैठक में जो तय किया गया है, किस तरह जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा नुकसान हुआ वोटों का, किस तरह उसको कवर किया जाए, किस तरह दलित और ओबीसी समाज के वोट को वापस लाया जाए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पी.के. दीक्षित जी हैं बीजेपी के नेता, ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी हैं कांग्रेस के नेता, डॉक्टर नितेंद्र यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, पीयूष त्रिपाठी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों से गुजारिश है अपनी अपनी बारी में बोलें, सबको मौका मिलेगा बोलने का। बीच में बोलने से क्या होता है, दर्शकों को आपकी बात समझ में नहीं आती है और आपका भी जो उद्देश्य यहाँ बैठने का पूरा नहीं हो पाता। कोई वीडियो साफ नहीं आता, कुछ बन नहीं पाता। ठीक है, पी.के. दीक्षित साहब, पूरा मौका दूंगा आपको बात करने का, बोलने का। आप नोट कर लीजिए पॉइंट्स को और अपनी बारी में बोलिए। ठीक है,
हमारे यहाँ कोई झगड़ा कराने वाला जो है कोई शो नहीं होता है कि आपस में गैस को लड़वा दिया जाए, सब अपनी बात कह पाते हैं। ठीक है, पीयूष त्रिपाठी साहब के पास आना चाहूँगा। जिस तरह से 2 दिन बैठक चली और जो है संतोष जी के पास बहुत सारी रिपोर्ट असीम अरुण ने पेश की और भी जो प्रियंका रावत उन्होंने पेश की और कहा कि दलितों के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा, उनको प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देना पड़ेगा, उनको पोस्टिंग में अच्छी पोस्ट देनी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करने जा रही है। असीम अरुण की अगुवाई में एक कमेटी बनी है जो इन सब मुद्दों पर चर्चा करेगी। आपको लगता है कि ये जो प्रयोग है वो सफल होगा बीजेपी का? देखिए, अब जो हार मिली बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में, उसके बाद बीजेपी एक्टिव हुई है। और मैं सबसे पहले कुछ दिन पीछे की अगर बात करूं, भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले अयोध्या ही गए थे। 5 विधानसभाओं में जाके अलग अलग उन्होंने बैठक की समीक्षा की। अब बी एल संतोष दिल्ली से आए, 2 दिन बैठक ली और इनका जो प्लान है, जो फोकस है, अब दलित है, दलित और ओबीसी है। जो भी दलित नेता है उन्होंने ये कहा कि कोई महत्वपूर्ण तैनाती नहीं मिलती है दलित अफसरों को, और उसके बाद जो आउटसोर्सिंग की नौकरियां अब यूपी में बहुत है, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग की नौकरियां बहुत ज्यादा है, तमाम जगह आउटसोर्सिंग भर्ती होती है। वहां पे ये बात उठाई गई कि आउटसोर्सिंग में जो भर्तियां होती है वहां पे कहीं भी दलित को मौका नहीं मिलता है। इसीलिए असीम अरुण जो इस वक्त एक दलितों का चेहरा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वो मंत्री है, तो उनको इसीलिए लाया गया, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। और मैं समझता हूं कि जो जिन पॉइंट्स उन्होंने लूज किया, एक तो आरक्षण वाला जो पूरा फैलाया गया भ्रम, आरक्षण बदल जाएगा, संविधान में बदलाव हो जाएगा, उसका दलितों पे उसका संदेश गलत गया। दलितों को लगा कि ऐसा हो जाएगा, तो अब सारा फोकस दलितों पर है। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से ये डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज है और इसमें बीजेपी आने वाले दिनों में सफल हो सकती है। सबसे बड़ा जो इनका जो टेस्ट अब होना है वो अभी जो 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना है, उससे पता चलेगा कि ये जो भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कहां तक सफल होते हैं। ठीक है, पीके दीक्षित साहब, आप अपनी बात पूरी रखिए, सारे पॉइंट्स रखिए, साथ में हमें ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो केवल यूपी तक सीमित है, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी हार हुई है, कई और प्रदेशों में भी जो है बीजेपी को नुकसान हुआ है, कि सबके लिए जो आप दलित और पिछड़ों के लिए कोई योजना तैयार कर रहे हैं? मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि सतत चिंतन करने वाली पार्टी है। 65 दिन उनके पास इसके लिए एंगेज रहते हैं। वो कभी भी किसी एक विषय के लिए, किसी एक छोटी हार के लिए या कहीं वोट कम मिलने के लिए उस वक्त जरूर आपको लगता है कि ये चिंता कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस प्रकार की बैठकें लगातार चला करती हैं। उनको इस तरह से कोई आप कहिए कि ये कुछ सीटें हार गए और लोग जीत गए, 99 वाले जीत गए और 240 वाले हार गए, ऐसा कहना लोगों को कह कैसे पाते हैं पता नहीं। किस प्रकार का सेंस है कि कह देते हैं कि 50 सीटें और बढ़ गए, 55 सीटें, 54 सीटें और बढ़ गए तो वो जीत गए, ऐसा नहीं है। लगातार 3 बार हारने के कारण कांग्रेस अपनी खिसियाहट मिटा नहीं पा रही है और ये इसी तरह की अनर्गल बातें करते हैं, झूठ बोलकर, बरगला कर लोगों के वोट अबकी हासिल किए हैं, जो आपको अभी आने वाले आगामी चुनाव में जो 10 सीटों पर होने जा रहा है उससे आपको दिख जाएगा। दीक्षित साहब, आपकी बात पे आता हूँ, जो झूठ बोला गया है उसका मुकाबला करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? जो दुष्प्रचार आप कह रहे हैं फैलाया गया है, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग जिस प्रकार से पहले से लोगों में जाते हैं, आमजन में जाते हैं, माननीय मोदी जैसा निरहंकार आदमी दुनिया में शायद होगा जिन्होंने वाराणसी में काम करने वाले, विकास में शामिल होने वाले मजदूरों के पैर धोए और अंगोछे से पोछे। इस तरह का व्यक्ति इतना कम निरहंकारी आदमी दुनिया में, मैं वादे के साथ कह रहा हूं, इन जो ये मामूली लोग हैं, जो जिनके विचार शून्य लोग हैं, जो चाटकारिता से आए हैं, इनको नहीं मालूम है कि देश में वो सोचने वाले जो केवल राफेल की गड़गड़ाहट सुनते हैं, जो
पीछे 10 साल शासन में रहे और बार बार कहते थे कि पैसे पेड़ में नहीं उगते। मोदी जी ने अपना यहाँ टैंक, जो स्वदेशी टैंक है, वो सेना में शामिल होने जा रहा है। AK-203 जो रायबरेली में, अमेठी में बन रही है, आप देखेंगे तो जितने विकास के काम, जितनी सड़कें बनी हैं, चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा, किसी मामले में सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। आप अगर विकास और इसके आधार पर देखेंगे तो 10 साल बनाम 50 साल ऐसा माना जाता है। जो सुधी जन है, जिनको इसकी जानकारी है, वो ये कहते हैं कि 10 साल बराबर 50 साल भी कम होते हैं। पीके दीक्षित जी, अगर आपकी बात ही हम मान लें, आपने कहा कि हमारी पार्टी हर समय चुनावी मोड पे रहती है और हर समय तैयारी करती रहती है और विकास काम भी आप गिना रहे हैं। दोनों चीजें अगर मिल गई तो फिर नतीजे खराब क्यों आए? फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत से पीछे कैसे रह गई? मैंने बताया कि झूठ और प्रलोभन, तो मैं वही तो पूछ रहा घुमा के आपसे कि आप इसका मुकाबला कैसे करिएगा, यही पूछ रहा हूँ ना। 8,500 देंगे। इनकी पार्टी को पार्टी की मान्यता समाप्त करनी चाहिए, इनकी पार्टी की, क्योंकि पैसे का प्रलोभन देकर राहुल और इनके जो अखिलेश जी ने, इन्होंने लगातार कहा कि 8,500 दिए जाएंगे, खटाखट। इस तरह के वीडियो लगातार आप लोगों ने अपने चैनलों पर चलाए हैं। आप स्वयं वाकिफ होंगे, आप स्वयं मानते होंगे कि इस प्रकार के, इससे जनता भ्रमित हुई है और उनका भ्रम दूर भी हो गया है। 1 जुलाई निकल गई है और इस प्रकार के भ्रम दूर होने से वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई है, मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, उम्मीद है अब आप सुनेंगे थोड़ा सा। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, आप लोग खटाखट का वादा करके आए, दुष्प्रचार किया, सुना आपने दीक्षित साहब कह रहे हैं, और वादा पूरा नहीं किया। इस वजह से थोड़ा बहुत वोट कम हुआ है, अभी वो खत्म हो गया, अब जरूरत नहीं है कुछ करने की इनको। देखिए, हमने जो वादा किया था, लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई वादा करता है तो ये वादा करता है कि हम जनादेश प्राप्त करेंगे, सरकार में आएंगे और अपने मैंडेट को पूरा करेंगे, अपने मैनिफेस्टो को प्रभावी बनाएंगे। हम मैंडेट से दूर बैठे, भारतीय जनता पार्टी को भी क्लियर मैंडेट नहीं मिला। हमने राजनीति में नैतिकता दिखलाई, भाजपा के पास नैतिकता है नहीं। अभी दलित चिंतन शिविर की जो आप बात कर रहे हैं, दीक्षित जी बहुत नाराज होते हैं। देखिए, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप उस तह में क्यों नहीं जा रहे कि आपने कौन कौन से दलितों के साथ अन्याय किए जिसके कारण आपको दलितों ने ठुकराया, आपको पिछड़ों ने ठुकराया। जब संसद नहीं बनी, उसका उद्घाटन करना था, तो भारत का जो संवैधानिक प्रमुख है, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उनको आपने बुलाया नहीं, उनसे आप उद्घाटन कराया नहीं, और दलितों के प्रति आप मोहब्बत चाहते हैं, दलितों का आप विश्वास चाहते हैं, इसलिए नहीं बुलाया ना कि रामनाथ कोविंद जी कहां से राष्ट्रपति थे। जब अभी राम मंदिर जी का आपने भूमि पूजन कराया या उसके बाद आपने प्राण प्रतिष्ठा किया, तो शंकराचार्यों ने भी सलाह दी कि ठीक है, अगर आपको सबको बुलाने में दिक्कत है तो आप भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाते। लेकिन आदिवासी महिला थी, उनको आपने नहीं बुलाया, और रामनाथ कोविंद जी को भी आपने नहीं बुलाया, द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं बुलाया कि मोदी जी का फोटो फ्रेम ना होता, वन मैन शो ना होता, तो आप भारत के दो राष्ट्रपतियों का, पूर्व राष्ट्रपति जी का, वर्तमान राष्ट्रपति जी का अनादर कर चुके हैं। लेकिन दोनों को, ज्ञान प्रकाश जी, दोनों को जो है पद पर बैठाया तो मोदी जी नहीं ना, भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया, ये तो भूलते हैं। क्षमा करिएगा, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप का बहुत प्रतिष्ठित चैनल है। ना मोदी जी ने बैठाया, ना हमने बैठाया, ना आपने बैठाया। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव है, भारत की जनता ने उनको बैठाया, कोविंद जी को बैठाया, द्रौपदी मुर्मू, मोदी जी ने तो उनका नाम आगे बढ़ाया ना, उनका नाम अगर आगे नहीं बढ़ता तो कैसे वो चुनाव लड़ पाते? मोदी जी ने नाम नहीं बढ़ाया, मोदी जी की मजबूरी थी, क्योंकि आडवाणी जी को राष्ट्रपति होने नहीं देना चाहते थे। वो आडवाणी जी से उनका जो चल रहा था, आडवाणी जी थोड़ा लाइन में आ गए थे प्रधानमंत्री जी की कुर्सी के सामने, आडवाणी जी पर जुड़ा था राम मंदिर आंदोलन, आडवाणी जी को साइड में करना था। तो जिस दिन
उपराष्ट्रपति पद ठीक है, पर भी कारण कुछ आडवाणी भी जी रहा की हो, दावेदारी लेकिन आई। वो किसी और को ही बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक दलित उसी दिन समाज के आडवाणी व्यक्ति जी को आगे खिलाफ- बढ़ाया। उसी तो दिन आप आडवाणी जी के खिलाफ अयोध्या का फैसला करा दिया गया। तो मोदी जी को अपने वन मैन फ्रेम में अपनी पिक्चर को डेवलप करने के लिए आडवाणी जी के जगह पर कोई न कोई नाम तो प्रस्तावित करना ही था। तो मोदी जी ने दिल से नहीं प्रस्तावित किया किसी का नाम। मोदी जी ने एक को खत्म करने के लिए एक ऐसे चेहरे को सामने लाया जिस पर कोई विवाद न हो। अब रामनाथ कोविंद जी पे कोई विवाद कैसे होता, द्रौपदी मुर्मू जी पे विवाद क्यों होगा? तो भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर सलाह दे रहा हूं कि आप जो राजनीति छद्म की कर रहे हैं, झूठ की कर रहे हैं, जिस तरीके से तानाशाही पर आप आमादा है, अभी भी आपकी आंख नहीं खुल रही है। सीबीआई, ईडी, प्रवर्तन दल, इनको जेब में लेके आप घूम रहे हैं। तो भारत का जो कमजोर तबका है, जो भारत का दलित है, बैकवर्ड है, जिसके अधिकारों को आप छीन रहे हैं, आप पार्लियामेंट में किसी को बोलने नहीं देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी चुने गए, मोदी जी के पेट पे दर्द बढ़ गया, अमित शाह जी के पेट पे दर्द बढ़ गया। तो ये विपक्ष का काम है। इंडिया गठबंधन ने सभी घटक दलों से बातचीत करके अगर राहुल जी को लीडर अपोजिशन चुना तो आपको इतनी तकलीफ हुई कि आप वहां उनको बोलने नहीं देंगे, माइक आप करा देंगे। कहाँ नहीं बोलने दिया, बहुत अखिलेश लंबा बोले यादव राहुल को आप गांधी बोलने जी, नहीं देंगे, करीब 2.5 घंटे माइक बोले आप करा संसद में। देंगे। इसलिए 2 घंटे बोले कि चेयर पर आक्षेप हो गया, पूरी मीडिया ने लिख दिया कि राहुल गांधी का माइक ऑफ, तब आपको बोलने, नेता विपक्ष को बोलने से नहीं रोका जा सकता। संविधान में प्राविधान है, जो संविधान की गरिमा है, जो संविधान की परंपरा है। और एक परंपरा ये भी है कि जब नेता विपक्ष भाषण देंगे तो प्रधानमंत्री जी को भी शांत बैठना चाहिए। उनकी बात को, नेता विपक्ष शैडो प्राइम मिनिस्टर है, छाया मंत्रिमंडल है वो, आप उन्हें बोलने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी जवाब देने खड़े होंगे तो नेता विपक्ष के तार्किक बातों का जवाब नहीं देंगे, भारत की जनता की समस्याओं पर जवाब नहीं देंगे, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है नहीं जवाब देंगे, ठीक है, पे गड़बड़ हो गई इसका ठीक है, जवाब आपकी नहीं बात आ गई देंगे, है ज्ञान प्रकाश जी, BCS पे ठीक है, गड़बड़ हो रही नहीं जवाब देंगे, आप माइक आप कराएंगे। ठीक है। आपको तो अभी दलित बैकवर्ड नहीं, पूरे देश की जनता ठुकरा चुकी है। और आगे चल के आपकी स्थिति ये होगी कि आप जहां से चले थे 0-3 से आप 0-0 पर खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में खास करके विधानसभा चुनाव में आप 0-0 पर खड़े होने के लिए मानसिकता भी बना ली। ठीक है। दीक्षित साहब जल्दी से 1 मिनट जवाब दीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दीक्षित, जवाब दीजिए ज्ञान प्रकाश जी ने जो कहा है। दीक्षित साहब आवाज आ रही है आपको? जी 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 जवाब देंगे? जी बिल्कुल देंगे। बोलिए। देखिए, इन्होंने कहा कि हम बीजेपी को सलाह देना चाहते हैं। इनकी ये जिन सलाह देते आ रहे हैं कांग्रेस को, उसको मटिया मेट कर दिया। ये ऐसे घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि इन्होंने खाली भारत में नहीं, अमेरिका सहित और 10, 12, 15 देशों में सरकार बना ली है। इनका गाल बजाना तो देखिए जरा। इनको आप सलाह देनी चाहिए कांग्रेस को सलाह देनी तो उसकी कुछ उन्नति हो। पीछे 15 सालों से कांग्रेस सरकार नहीं बन पा रही है, उसको सलाह दीजिए। राहुल को सलाह दीजिए, राहुल जी को सलाह दे तो वो समझ जाएंगे अपने भ्रष्टाचार और ये सब फैला पैसा बांट के, और इन्होंने जो 8,500 देने का काम किया है वो प्रलोभन है, नोट के बदले नोट का मामला है। ये कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए और इनकी पार्टी की सदस्यता समाप्त। एक बार कांग्रेस का ये जो बता रहे हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी को उन्होंने उद्घाटन नहीं कराने दिया, ये कुर्सी से हटा देते थे मनमोहन सिंह को। जिस कुर्सी पे सोनिया को बैठना होता था उनको उठा देते थे। इनको इस तरह की बात शर्म आनी चाहिए कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री को सम्मानित करते थे 200 सीट जीतने वाले को ये कहते हैं कि जनता ने नकार दिया है, तो 240 जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया और 99 सीट वाली को भारत की जनता ने बड़ा सम्मान दिया है। आपको आपका सम्मान मुबारक,
हमारा अभी भी के आसपास सीटें हैं। ठीक है, 292 सीटें हैं और 292 से आप कभी नहीं पहुंचे। आप 24 जने मिलकर भी नहीं पहुंच पाते थे। हमारे तो अब भी 2 ही से पहला रहा। तो ये आपका कहना गलत है। आपने ध्यान दिया जब वो तो उनके परिवारिक जन कांग्रेस कार्यालय ले जाना चाहते थे। वो लोग जो इतने सहिष्णु हैं कि नरसिम्हा राव से जरा सा बेमनस ठीक है, इतिहास में मत जाइए। ठीक है, आपकी बात आगे दीक्षित साहब, आगे इतिहास में कहाँ जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। डॉक्टर नितेंद्र यादव, बात फिर वही, आपने जवाब नहीं दिया। दलित वोट बीजेपी पाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, जिन मुद्दों को लागू करना चाहती है आरक्षण का, उस पर आप लोगों का क्या विचार है? प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लेकर दलितों को जो मिलेगा, उस पर आपकी पार्टी क्या राय है? दीक्षित जी, हो गया, अभी आऊंगा, फिर दोबारा आपके पास आऊंगा। बोलिए डॉक्टर साहब। आपने हमसे प्रश्न किया। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात की सहमत हूँ कि समाज के सभी वर्गों को बराबर भागीदारी मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको उस भागीदारी से वंचित कर रही है। ये निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, ये अभी कोरी कल्पना है। मैं तो ये कह रहा हूं, मौजूदा समय में जो वर्तमान संविधान है उसके आधार पर जो हमारे आरक्षण लागू होना चाहिए, क्या उसकी भर्ती कर पाए हैं? क्या आज की डेट तक जो इनका प्रशासनिक अमला है उस पर क्या ओबीसी, एससी और एसटी को बराबर भागीदारी दे पाए? आज बताइए कि जो हमारा प्रशासनिक अमला है उस पर कितने एससी, कितने एसटी, कितने ओबीसी को प्रशासनिक, आप जो जिलाधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, आपने जो डीजी बनाया है, आपने प्रमुख सचिव बनाया है, आपने जो सचिव तैनात किए हैं, सेक्रेटरिएट में कितने एससी और कितने एसटी, कितने ओबीसी हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताने का काम करेंगे? इसलिए समाज जागरूक हो गया है और इनके झूठे बहकावे और झूठे प्रलोभनों में आने वाला नहीं है। मैं सिर्फ ये मांग करना चाहता हूं कि आज जब भी आप वैकेंसी निकालते हैं उसमें पहले तो वो जो मौजूदा आरक्षण है उसको लागू कर दीजिए और उनको हमारे एससी, एसटी, ओबीसी जो पीडीए है उसकी भागीदारी कराइए। आज बताइए कि आपका जो सेक्रेटरिएट है इसमें कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं? आपकी जो प्रशासनिक तैनाती, कितने जिलों के कप्तान डॉक्टर साहब, वो ये सब कुछ करने जा रहे हैं, वो सारा कुछ मुद्दा करने जा रहे हैं, तो आपके आपका मुद्दा खत्म कर देंगे आप लोग, ताकि आरोप न लगा पाए। बिल्कुल, हमें खुशी होगी। एक कहावत कही जाती है, आंधर देखे तो पतिया है, गाँव में कहावत है। तो जरा ये कुछ करें तो ये गधे के नाक के आगे गाजर लटकाने की बात है। ये गाजर से काम नहीं चलेगा, आप खिलाना पड़ेगा, हक देना पड़ेगा, इज्जत तारीफ देनी पड़ेगी। और हम तो ये स्वीकार करते खुश होंगे कि शायद ये चोट खा के अगर समझ जाए तो भी बहुत अच्छा होगा कि अगर ये एक झटके से अगर ये हमारे समाज को, पीडीए को भागीदारी देंगे तो मैं इस फैसले का स्वागत करूंगा। लेकिन ये कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये सिर्फ बातें करते हैं, एक काम नहीं करते हैं। 10 साल की सरकार हो गई, मोदी जी की 11वां साल चालू हो गया, क्या किया? और योगी जी 8 सालों में क्या कर रहे हैं किसी से छुपा नहीं है। पूरे प्रदेश में दलितों के ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों के ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है, लगातार उनकी हत्या हो रही है, उनके घरों में बलात्कार की जो घटनाएं हो रही, छिनैती हो रही, इस पर क्या कंट्रोल कर पाए सिवाय मैनेजमेंट से सरकार चलाने के? आज मैनेजमेंट की सरकार चल रही है। सामने धरातल पर जब आंकड़े सामने आते हैं तो किसी के पास जवाब नहीं होता है। ये बात अब सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंच रही है। आम जागरूक मतदाता, आम नौजवान, आम किसान बहुत जागरूक हो गया है। अब इनके छलावे में, बहकावे में आने वाला नहीं है। इनकी विदाई का समय आ गया है और इनको जल्दी से जाना है, टाटा बाय बाय करना है। इसलिए अभी अपनी भाषा और अपनी मर्यादाओं में रहने की आदत डाल ले। लेकिन डॉक्टर साहब, आप लोग जिस तरह से दलित समाज और पीडीए का मुद्दा उठाते हैं, तमिलनाडु में इतनी बड़ी घटना हो गई, बीएसपी के जो राज्य अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग, उनकी हत्या कर दी गई। आप लोग राहुल गांधी यूपी के मुद्दों बोलते हैं, वहां के मुद्दों पे ना आप तमिलनाडु गए, ना कोई बोला, क्योंकि वहां आपकी सहयोगी गठबंधन की सरकार है।
निश्चित रूप से सभी मुद्दों पे बोला जाता है। सभी जो जहाँ हमारे तमिलनाडु में जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष है वो उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम में वहां शामिल हुआ है। आप लोग चूंकि इस बात को दिखाने नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी हमारे वहां जो क्यों नहीं गए? तमिलनाडु प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो बाकायदा वहां पर उनके घर पे मौजूद रहे, उनके साथ परिवार के साथ शामिल हुए। और पार्टी भी लगातार हर जगह संज्ञान लेती है जहां हम लोग मौजूदगी से प्रमुखता से हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख पार्टी है, प्रमुख विपक्षी पार्टी है। ये चीजें हाईलाइट होती हैं क्योंकि वहां पर हमारी संख्या नगण्य के बराबर है, इसलिए वो बातें निकल करके नहीं आती है। हम लोग सब जगह पूरे देश में कहीं भी पीडीए ही नहीं, किसी भी समाज के साथ जहां भी शोषण होगा, जहां भी उत्पीड़न होगा, जहां भी वंचित समाज के साथ देखिए, अत्याचार अखिलेश जी का होगा, कोई बयान नहीं आया, समाजवादी पार्टी राहुल सबके गांधी जी साथ कोई खड़ी बयान है। नहीं आया, जाने के छोड़िए, बयान तक नहीं आया। इसके लिए कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, वो जवाब देंगे। बताइए ज्ञान प्रकाश जी, आर्मस्ट्रांग की हत्या पर राहुल गांधी जी ने बयान नहीं दिया कोई? तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बयान पूरी मीडिया में जारी हो चुका है। और राहुल गांधी जी जहां भी जा रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में घटना हुई, राहुल गांधी जी तत्काल नहीं पहुंचे। हर राज्य सरकार को ये मौका मिलना चाहिए कि किसी हत्या पर, इंडिविजुअल हत्या हो, सामूहिक हत्या हो, उस पर उस सरकार को कम से कम 2-3 दिन का, 4 दिन का समय इस बात का मिलना चाहिए। वो सरकार चाहे विपक्ष की हो, चाहे पक्ष की हो, कि वो अपने स्तर से कोई न कोई कार्यवाही सुनिश्चित कर ले। ऐसा न हो कि उस सरकार को ये लगे कि राजनीतिक दलों की भीड़ के कारण, राजनीतिक दलों के आवागमन के कारण हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों से भटक रहे हैं। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, हाथरस- राहुल गांधी हाथरस गए, जो बाबा है उन पे तो जी। कुछ कहा नहीं, केवल सरकार पे हमला करके चले आए। राहुल गांधी जी ने सरकार पर भी हमला नहीं किया। आप राहुल जी का बयान फिर से पढ़ लें। क्योंकि बड़ा वोट बैंक है बाबा का, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से विनती किया कि यह समय इन पीड़ितों के साथ खड़े होने का है। राहुल जी ने कहा, मैं यहाँ इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहता, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से विनती कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मदद हो, अधिकाधिक मदद हो। राहुल गांधी जी ने हाथरस के जिन भी पीड़ितों से मुलाकात की, उनके दुख दर्द को साझा किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ, चलिए आपकी बात आ गई है, बात नहीं ठीक है, ठीक है शुक्ला जी। पीयूष त्रिपाठी जी, जिस तरह से ये मुद्दा उठा रही है बीजेपी, और छोटा सा लगता है ये जो है कदम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देना और जो पोस्टिंग्स हैं उसमें आगे बढ़ाना, मुख्य पोस्टिंग आपने खुद कहा थानेदारों को, बड़े बड़े पदों पर दलितों को लेके आना, इसका जो कहते हैं इसका जो बदलाव होगा, इसका पलटवार टाइप का होगा, जो बीजेपी के वोट बैंक के बीच में जो क्लैश होगा, वो पूरे देश के स्तर पर कैसे देखते हैं आपको? बीजेपी क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगड़ों की पार्टी मानी जाती है, सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, उसका जो रिप्रिकॉशन होगा वो उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत संभल कर नहीं चलना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल संभल के तो चलना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग रन में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होगा, बहुत बड़ा इफेक्ट होगा इसका। अभी जैसे ये कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग वाली नौकरियों के लिए एक कमेटी बना दी, असीम अरुण की अध्यक्षता में, जो रिपोर्ट देगी, अपनी एक कार्य योजना बनाएगी कि कैसे, तो इससे दलितों को प्रमोशन मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा नौकरियों में। और फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है देश का, धीरे धीरे इसका विस्तार होगा। अगर इसका विस्तार होता है तो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ कंफ्यूजन रहा इस लोकसभा चुनाव में, जिसके कारण बीजेपी की सीटें कम हुई, जिसपे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आरक्षण और संविधान को लेकर जो भी अफवाहें रही या जो भी रहा, जैसा कि कहा जा रहा है, भाजपा के नेता भी कह रहे हैं, 2 दिन की जो बैठक रही, इसमें भी दलित नेताओं के साथ ही मंथन किया गया, चाहे असीम अरुण हो, चाहे गुलाब देवी हो, चाहे प्रियंका रावत हो, सबकी रिपोर्ट्स ली गई। अब पार्टी एक्शन में आ गई है, लेकिन इसके साथ में जो बीजेपी को जो करने की जरूरत है वो ये कि मध्यम वर्ग पे भी ध्यान देना होगा। मध्यम वर्ग, मैं आपको बीजेपी के तमाम नेताओं से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि मध्यम वर्ग का जो इंटरेस्ट है वोट डालने में वो कम होता जा रहा है। बड़े शहरों की आप वोटिंग का टर्नआउट देख लीजिए, 1 वो वजह रही।
दूसरा गर्मी बहुत ज्यादा रही। तो ये भी चीजें हैं जिसमें मंथन करने की जरूरत है। और ये जो दलित जो सबसे बड़ा फैक्टर जो उभर के आ रहा है सीएम आउटसोर्सिंग की नौकरियों या प्राइवेट सेक्टर में दलितों को मौका दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर पड़ेगा, व्यापक असर पड़ेगा। ठीक है। और जी ठीक है, तो तमाम जो है मुद्दे निकल के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने बदलाव करने वाली है। अब इसके आगे क्या जो है उसमें रिप्रिकॉशन होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो राजधर में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।